तो ये न्यू सिलेबस वाले नोट्स थे ना, वैसे मैंने ग्रुप में भिजवा दिए हैं। लेकिन मैं एक काम करूंगा, एक बार और भेज दूंगा, और जो भी है ये सब चीजें हम ऑलरेडी है ना क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था स्टार्टिंग में, ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर जैसे हर एक चैप्टर के साथ हम डिमांड फोरकास्टिंग के साथ कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि जब अब क्लास स्टार्ट करते हैं, कैपेसिटी प्लानिंग के साथ कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। उसके अलावा फैसिलिटी लोकेशन, प्लांट लेआउट, ये सब इसके साथ कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो ये है ना, हम नॉर्मली हर क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं जो भी होता है। तुम्हें है ना इन पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से है ना बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? सबको कोई दिक्कत नहीं है ना आवाज में? क्लियर है सर। नो सर। ठीक है। तो चलो, मैंने इसको हाईएस्ट पे कर दिया। तो यहाँ पर है ना, ये जो भी हम पढ़ते हैं क्लास में, ठीक है, वो यहाँ पर सब कुछ गिवन है। तो हम है ना, देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो न्यू सिलेबस है उसमें कुछ चैप्टर में चेंजेस है। जैसे कि थोड़े बहुत है ना, फैसिलिटी लोकेशन यानी प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट के दो तीन क्वेश्चन डिफरेंट है। सेम उसी तरह से फोरकास्टिंग में भी डिफरेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो फोरकास्टिंग का तो ठीक है, चलो हम बाद में देखेंगे फोरकास्टिंग को। तो उसके अलावा रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग के तो सेम, रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग में देखो है ना, ये वाला क्वेश्चन तो अगर तुम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है, क्योंकि अभी तुम लोगों के टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो तुम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा हो। तो जैसे रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो ये तो अभी भी है अपने एज इट इज। एक और नया तरह का क्वेश्चन जोड़ा गया है, तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरह से ये थ्योरी है। ईओक्यू के है ना, ईओक्यू के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पुराने सिलेबस में ईओक्यू के चार ही क्वेश्चंस थे, चार ही क्वेश्चंस थे। उसके बाद में ये जितने भी क्वेश्चंस है ना ईओक्यू के, तो ईओक्यू के टोटल 14 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 नए क्वेश्चंस है ईओक्यू के। उसके अलावा एक मेरे को लीनियर प्रोग्रामिंग याद है। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे नए क्वेश्चंस है। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे स्टार्टिंग में देखो ये 10-11 क्वेश्चंस तो थे। उसके अलावा आगे वाले ये क्वेश्चन है, दो तीन चार क्वेश्चन है सिंप्लेक्स वाले क्वेश्चन, और दैट्स इट। इसके अलावा और कोई नया पॉइंट नहीं है यहाँ पर। तो देखो, मैं अगर तुम्हें थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा समझाऊं, लास्ट जो हमारा पुराना सिलेबस है और नए सिलेबस है उसमें डिफरेंस। तो सबसे पहले तो आता है जो हमारा प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट है, उसमें नए मेथड्स हैं, नए क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा एक लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, एक ईओक्यू हो गया, एक रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग हो गया। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनमें थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़े से डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमें ना अगर हमने कोई पुराने मेथड्स है ना वो पढ़ लिए है ना, उनको भी हम एक बार रिवाइज कर ले, ताकि हमारे लिए इजी रहे। तो जैसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट, प्लांट लोकेशन एंड लेआउट वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट होता क्या। सो प्लांट लोकेशन जो है, कोई कुछ कह रहा था, जहां तक मेरे को ध्यान है, मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने कोई कुछ बोलना चाह रहा था। कुछ पूछ रहे हो तुम लोग? ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा नया चैप्टर है फैसिलिटी लोकेशन एंड लेआउट, प्लांट लोकेशन एंड लेआउट। प्लांट का मतलब है फैक्ट्री। प्लांट का मतलब है एक ऐसा एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जगह जहां पर मशीन्स और वर्कर्स मिलकर काम कर रहे हैं। और लोकेशन का मतलब हो गया एक एरिया, है ना, एक लोकेलिटी। तो प्लांट लोकेशन है बेसिकली। इसको देखो, बाद में देखते हैं, ये ऊपर जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं। प्लांट लोकेशन में हम सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं? सबसे पहले हम सेलेक्ट करना चाहते हैं कि या तो हम हमारी कंट्री में ही करेंगे, या हम हमारी कंट्री से बाहर बिजनेस ले जाएंगे। जैसे है ना, अगर मेरे को सीएमए के बच्चों को पढ़ाना है तो मैं डेफिनेटली इंडिया में ही अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। लेकिन अगर मेरे को कंप्यूटर चिप्स बनानी है ना, तो मैं इंडिया से बाहर जाऊंगा, क्योंकि ताइवान में सबसे ज्यादा कंप्यूटर चिप बनाई जाती है, क्योंकि ताइवान में सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल है कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए। उसके बाद मैं रीजन सेलेक्ट करूंगा। तो तुम ऐसा समझो, इसको ऐसा समझो, सबसे पहले हमने इंडिया सेलेक्ट किया। उसके बाद रीजन के नाम पर, जैसे मैंने मान लो राजस्थान सेलेक्ट किया, ये आ गया हमारा स्टेट, ठीक है। फिर मैंने कोई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, या लोकेलिटी या कम्युनिटी, कोई सिटी सेलेक्ट की, जैसे ये हो गया जयपुर। और लास्ट में मैंने एग्जैक्ट साइट सेलेक्ट की कि जयपुर में भी कहां पर। तो एग्जैक्ट साइट, जैसे मैं बोल देता हूँ कि ठीक है, मेरे को नया इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, तो मैंने मानसरोवर वाली साइट को सेलेक्ट कर दिया।
तो इस तरह से प्लांट लोकेशन का सेलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले सेलेक्ट किया जाता है कि कंट्री के अंदर ही करोगे, आउटसाइड ऑफ द कंट्री करोगे। उसके बाद रीजन, लोकेलिटी और एग्जैक्ट साइट को सेलेक्ट किया जाता है। एक बार ये सब कुछ हो जाता है, उसके बाद हम उस प्लांट पर यानी उस लोकेशन पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन लोकेशन सेलेक्ट कैसे की जाती है, ये तो हमने बोल दिया कि हम कंट्री में से, स्टेट में से, सिटी में से एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये लोकेशन सेलेक्ट क्यों की जाती है, इसके पीछे काफी सारे रीजन हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे हम लोकेशन सेलेक्ट इसलिए करेंगे, हम लोकेशन सेलेक्ट इसलिए करते हैं कि वहां उस लोकेशन के आसपास में रॉ मटेरियल अवेलेबल, उस लोकेशन के आसपास में नेचुरल रिसोर्सेज, पानी, बिजली, ये सब अवेलेबल है। उस लोकेशन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है। उस लोकेशन पर की सप्लायर्स अवेलेबल है। देखो होता क्या है कि है ना, रॉ मटेरियल तो अवेलेबल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल वाली इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाला भी तो होना चाहिए। जैसे मान लो कि जैसे राजस्थान में एक बहुत फेमस जगह है मकराना, ठीक है, तो वहां पर वो मार्बल निकलता है माइंस के अंदर। तो माइंस में मार्बल तो अवेलेबल है, लेकिन उनको माइन करने वाला कोई नहीं है, कोई सप्लायर नहीं है। तो अगर माइन करने वाला कोई सप्लायर है ही नहीं, तो फिर उस मटेरियल का फायदा ही नहीं हुआ उस एरिया के अंदर, ठीक है। तो कोई ना कोई सप्लायर भी चाहिए। उसके अलावा ऑल्टरनेट वेंडर्स भी चाहिए। एक से ज्यादा सप्लायर चाहिए और एक से ज्यादा मटेरियल को सप्लाई करने वाले लोग चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस डॉकिंग, अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस डॉकिंग। अच्छा, ये एक चीज मैं बता देता हूँ, ये सारे पॉइंट्स है ना, उसमें पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा देख लेना। तो क्रॉस डॉकिंग का मतलब होता है लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है। अगर मैं सिंपली क्रॉस डॉकिंग को सिंप्लीफाई करूं, तो इसका मतलब होता है लोडिंग अनलोडिंग। अब लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक आगे ही एग्जांपल लिया हुआ है, मिल्क वैन्स। अब मिल्क वैन्स का क्या काम होता है, तुम ऐसे एक सिचुएशन ध्यान में रखो, और तुमने देखा भी है, जैसे डेयरी वगैरह होती है, तो वहां पर मिल्क वैन आती है। वो अपने पास जो उनके पास सामान देना होता है वो उसको उतारते हैं, उसको अनलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। वो अपना सामान उतारते हैं, और पुराना जो खाली क्रेट्स वगैरह उनके पास पड़े होते हैं ना डेयरी के पास में, वो उठाते हैं, उसको बोलते हैं लोडिंग, और आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस टॉकिंग यानी इस तरह के कुछ ऐसा कुछ, ऐसा मान लो ऐसा कोई एनवायरमेंट होना चाहिए ताकि वहां पर क्रॉस डॉकिंग आराम से हो जाए, लोडिंग अनलोडिंग तुम आराम से कर सको, ठीक है। और ऐसा मार्केट तुम ढूंढना पसंद करोगे, ऐसी लोकेशन ढूंढना पसंद करोगे जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, सप्लायर्स हो, एक से ज्यादा वेंडर हो, क्रॉस डॉकिंग की फैसिलिटी हो, मार्केट के पास में हो, ठीक है, बड़ा एरिया कवर कर सके। ऐसे एरिया में जाना चाहोगे कि जहां पर बड़ा एरिया कवर कर सके, ठीक है, जहां पर तुम्हारे टारगेटेड कस्टमर ज्यादा मिले तुम्हें, ठीक है। और वही कनेक्टिविटी टू लार्ज कस्टमर बेस, ऐसे एरिया में जाओगे जहां पर बहुत सारे कस्टमर हो, ठीक है। ऐसे एरिया में जाओगे जहां पर मार्केट में से सामान लाने ले जाने में टाइम कम लगे, ऐसा एरिया में जाना पसंद करोगे, ऐसा एरिया पसंद करोगे जो कनेक्टेड हो आसपास वाले एरिया से, ठीक है। तो जैसे जयपुर एक ऐसा मान लो डेवलप, थोड़ा सा डेवलप सिटी है राजस्थान के अंदर, तो जयपुर डेवलप सिटी होने के साथ साथ जयपुर कैपिटल भी है। तो जयपुर की कनेक्टिविटी भी ज्यादा बेटर है, क्योंकि जयपुर में रोड्स वगैरह आती है, यानी नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवे भी काफी सारे होके निकलते हैं, ट्रेन्स की फैसिलिटी है, प्लेन्स की फैसिलिटी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, कनेक्टिविटी अच्छी है, तो लोग जयपुर में आके बिजनेस करना पसंद करते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी है, मार्केट है, बहुत सारे कस्टमर रहते हैं, तो इस वजह से एक जयपुर एक अच्छी लोकेशन मानी जाती है। और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे, अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड्स अवेलेबल हो। जैसे बॉम्बे में अगर तुम जाओगे तो शिप भी अवेलेबल है, बॉम्बे में अगर तुम जाओगे तो क्रूज भी अवेलेबल है, बॉम्बे में प्लेन्स भी अवेलेबल है, ट्रेन्स भी अवेलेबल है, मेट्रो भी अवेलेबल है, लोकल भी अवेलेबल है, बस भी अवेलेबल है, दुनिया भर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल है। तो वहां पर क्या है, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मोड्स होने की वजह से तुम ज्यादा कन्वीनियंटली काम कर सकते हो, ठीक है। लीज वगैरह कम लगे, रेंटल वगैरह कम लगे, तुम ऐसे लोकेशन पर जाना पसंद करोगे। टैक्स और अदर ड्यूटीज कम लगे, स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह लगती है, टैक्स वगैरह लगता है, वो थोड़ा कम लगे।
हिडन कॉस्ट वगैरह कम हो, तो तुम ऐसी लोकेशन पर काम करना पसंद करोगे जहां पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड्स अवेलेबल हो, रेंट वगैरह कम लगे, टैक्सेस वगैरह कम लगे, हिडन कॉस्ट कम हो, तो तुम ऐसी जगह पर काम करना पसंद करोगे। तुम ऐसी जगह पर काम करना पसंद करोगे जहां पे लोग सपोर्टिव हो, ठीक है, कम्युनिटी जो है वो सपोर्ट करे, ठीक है, वहां के लोगों की लैंग्वेज, रिचुअल्स और कल्चर के बारे में तुम्हें पता हो, ठीक है। उसके अलावा लेवल ऑफ क्राइम कम हो, अदर डिस्टरबेंस कम हो, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर हो। उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। अब प्रोस्पेक्टिव जो वर्ड आया है वो प्रोस्पेरिटी से आया है। प्रोस्पेक्टिव जो वर्ड आया है वो प्रोस्पेरिटी से आया है। अब प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है, प्रोस्पेरिटी को हम बोलते हैं, कैसे माने, ये ऐसा मालूम प्रॉस्पेरिटी होता है कि जैसे प्रॉस्पेरिटी वर्ड यूज किया जाता है पैसे वाले लोगों के लिए किया जाता है, प्रॉस्पर के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी या प्रोस्पेक्टिव जो वर्ड है ना, प्रोस्पेक्टिव वर्ड यूज किया गया है कि ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास में नॉलेज हो, स्किल हो, एक्सपीरियंस हो, यहां पर उसको प्रॉस्पर किया गया है, उसको प्रोस्पेक्टिव बोला गया है यहाँ, ठीक है। तो हम ऐसे एम्प्लॉयज अगर हमारे पास, यानी ऐसी लोकेशन पर जाना पसंद करेंगे जहां पर एम्प्लॉयज अवेलेबल हो जिनके पास नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस हो, जहां पर लोगों की क्वालिटी ऑफ लिविंग, क्वालिटी यानी लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो, ठीक है, जहां पर लॉज बेटर हो, स्टेचुरी और रेगुलेटरी रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब हो गया लॉज, जहां पर मेडिकल फैसिलिटी हो, फायर फैसिलिटी हो, पुलिस फैसिलिटी हो, तो हम ऐसी लोकेशन पर जाना पसंद करेंगे। जहां के लोगों में एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्री स्टार्ट करती है तो वेस्टेज तो निकलेगा ही निकलेगा। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स होने का मतलब यहां पर यह हो गया कि लोगों में एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस हो, ताकि वहां पर लोग उस वेस्टेज को कम से कम कर सके, ठीक है। स्किल्ड लेबर्स अवेलेबल हो और कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी हो। कॉम्पिटिटिव प्रेशर का मतलब हम ऐसी लोकेशन पर काम करना पसंद करेंगे जहां पर कंपटीशन ज्यादा हो, क्योंकि कंपटीशन जितना ज्यादा होगा ना, उतना ही नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ज्यादा होंगे। जैसे अगर मैं तुम्हें जयपुर के एक एरिया का एग्जांपल दूं, जैसे मान लो अगर मेरे को ज्वेलरी की शॉप खोलनी है, तो मैं डेफिनेटली उस शॉप को जौहरी बाजार में खोलना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ज्यादा आएंगे, वहां पर नंबर ऑफ यानी शॉप्स भी ज्यादा है, कंपटीशन भी ज्यादा है, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ज्यादा हो, तो मैं उस एरिया में शॉप को खोलना पसंद करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव प्रेशर। तो हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, बहुत सारे रीजंस मैंने बता दिए कि किन किन रीजंस की वजह से हम अलग अलग लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, जो लोकेशन सेलेक्ट की जाती है ना, अब ये देखो एक पॉइंट ये भी पढ़ लो, एन आइडियल लोकेशन में नॉट बाय इटसेल्फ गारंटी सक्सेस। यानी आइडियल लोकेशन होने की वजह से सक्सेस नहीं मिलती, कि तुमने बहुत अच्छी लोकेशन पर काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तुम्हारे पास एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, तुम्हारे पास जॉब यानी जॉब्स अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास मशीन्स अच्छी नहीं है, तुम्हारा प्रोसेस अच्छा नहीं है। तो सक्सेस मिलने का रीजन है ना, सिर्फ लोकेशन नहीं होता है कि तुमने अच्छी लोकेशन पर काम करना स्टार्ट किया तो तुम्हें सक्सेस मिलेगी। यानी मैंने अगर जौहरी बाजार में ज्वेलरी की शॉप स्टार्ट की तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर सही लोकेशन सेलेक्ट हो जाती है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का है ना, ऑर्गेनाइजेशन काम अपना स्मूथली कर सकती है, बट इट सर्टेनली कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लोकेशन अच्छी होने की वजह से जरूरी नहीं है तुम्हें सक्सेस मिलेगी, लेकिन लोकेशन अच्छी होने की वजह से तुम्हारा जो काम होने वाला है ना वो स्मूथली होगा। और अगर लोकेशन खराब हुई तो लोकेशन में है ना ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है, लोकेशन में ऑर्गेनाइजेशन बहुत पैसा खर्च करती है। तो अगर लोकेशन खराब हुई तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये हैंडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी वजह से हैंडीकैप हो जाएगी और बैंकरप्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा प्लांट लोकेशन का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया। अब प्लांट लोकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्लांट लोकेशन के क्वेश्चन को, एक मिनट रुको मैं इसका लिख देता हूं, प्लांट लोकेशन। प्लांट लोकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बहुत सारे मेथड्स, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स में प्लांट लोकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन तरह के मेथड्स दिए हुए हमारे कोर्स में। तो यहां पर तुम लिखो मेथड्स टू सॉल्व, टॉपिक लिखो, यहां पर प्लांट लोकेशन तो टॉपिक लिख लो, उसके बाद लिखो मेथड्स टू सॉल्व
अ प्लांट लोकेशन प्रॉब्लम, मेथड्स टू सॉल्व अ प्लांट लोकेशन प्रॉब्लम। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं। प्लांट की लोकेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। हमारे कोर्स में तीन तरीकों के बारे में बात की गई है। हमारे कोर्स में तीन तरीके दिए हुए हैं, जिसमें से पहला है, फर्स्ट है फैक्टर रेटिंग मेथड। फर्स्ट है फैक्टर रेटिंग मेथड, और इसको है ना वेटेड एवरेज मेथड भी बोलते हैं। इसको हम वेटेड एवरेज मेथड भी बोलते हैं। फैक्टर रेटिंग मेथड, या इसको बोला जाता है वेटेड एवरेज मेथड। दूसरा मेथड, मैं मेथड्स के नाम एक साथ ही लिखवा रहा हूं ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा मेथड है हमारे पास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड को है ना सी ओ जी भी बोला जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी ओ जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। और तीसरा और लास्ट मेथड है हमारे पास में इक्विलिब्रियम मेथड। ये वाला मेथड है ना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास में। मैं बस तुम्हें एक बार इसका थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा। इक्विलिब्रियम मेथड जो तीसरा मेथड है इक्विलिब्रियम मेथड। तो प्लांट लोकेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। फैक्टर रेटिंग मेथड, और इसको वेटेड एवरेज मेथड भी बोला जाता है। दूसरा तरीका है अपने पास में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड, और तीसरा तरीका है इक्विलिब्रियम मेथड। प्लांट लोकेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट मेथड को, फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड हमारा है फैक्टर रेटिंग मेथड। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर रेटिंग मेथड। अच्छा, फैक्टर रेटिंग मेथड जो है ना, फैक्टर रेटिंग मेथड का देखो है ना, हमारे सिलेबस में अगर मैं तुम्हें बताऊं, हमारे मॉड्यूल में बताऊं ना, तो तीन क्वेश्चन है। प्रॉब्लम वन, प्रॉब्लम टू, प्रॉब्लम थ्री, उसके बाद प्लांट लेआउट स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो फैक्टर रेटिंग मेथड का है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग फैक्टर रेटिंग मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टर रेटिंग मेथड का है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हमारा इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहले है ना फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद आगे देखते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज एन ई कॉमर्स कंपनी वांट्स टू ओपन सेंट्रल ऑर्डर फुलफिलमेंट सेंटर इन कोलकाता। एक कंपनी है, वो अपने है ना कोलकाता में अपने फुलफिलमेंट सेंटर को खोलना चाहती है। ठीक है, और उसके पास तीन लोकेशन है। द पॉसिबल लोकेशंस आर सेड L1, L2, L3। उसने वहां पर कोलकाता में तीन लोकेशन सेलेक्ट कर रखी। द कंपनी फॉर्म अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। कंपनी एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाती है और उन्हें कहती है, यहां पर फोर है, इसको फोर देख लेना है ना। उन्हें कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन, उनकी टीम जो है ना, वो चार फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करती है। चार फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहां पर F1, F2, F3, F4 दिए हुए हैं, लेकिन चार फैक्टर ऐसे हो सकते हैं, ध्यान से समझना। फैक्टर रेटिंग मेथड नाम है इस मेथड का। अगर किसी, देखो, हम ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करना पसंद करेंगे जहां पर रॉ मटेरियल अच्छा हो, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेस अच्छे हो, जहां पर कम्युनिटी अच्छी हो। ठीक है, लेकिन एक चीज सोचो, एक ऐसी लोकेशन
जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज तो अवेलेबल है, लेकिन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं। एक ऐसी लोकेशन जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज तो अवेलेबल है, लेकिन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो तुम ऐसी लोकेशन पर काम करना पसंद करोगे क्या, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज तो हो लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो? बताओ। नो सर, वहां से अपन मटेरियल इंपोर्ट करा लेंगे। इंपोर्ट तो करा लोगे, लेकिन वहां उस लोकेशन पर काम करना पसंद नहीं करोगे ना। प्रॉब्लम क्या है कि रॉ मटेरियल अच्छा खासा अवेलेबल है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो तुम वहां पर जाके काम करना भी चाहोगे ना, तो लोग है ना तुमसे हफ्ता वसूल करना स्टार्ट कर देंगे, और तुम्हें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएगी फिर वहां पर। ठीक है। अच्छा, मान लो किसी जगह पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, लेकिन उस जगह पर एम्प्लॉयज अच्छे नहीं है, लेबर्स अच्छी नहीं है, तो तुम उस जगह पर काम करना पसंद करोगे? नहीं, वहां पर भी काम करना पसंद नहीं करोगे। तो तुम्हें क्या करना है यहां पर, इस पॉइंट को ऐसे समझो। हमने इतने सारे फैक्टर्स के बारे में ऊपर पढ़ा, ये इतने सारे फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इतने सारे फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा। एक लोकेशन पर सारे के सारे फैक्टर्स तो अवेलेबल हो नहीं सकते। कोई भी एक ऐसी लोकेशन परफेक्ट हो नहीं सकती कि जहां पर सारे के सारे फैक्टर्स अवेलेबल। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, अगर थोड़े बहुत फैक्टर्स अवेलेबल है भी ना किसी लोकेशन पर, तो उन सारे फैक्टर्स का वेटेज सेम नहीं हो सकता है। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी का वेटेज कम है लॉ एंड ऑर्डर से, लॉ एंड ऑर्डर का वेटेज ज्यादा है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम है तो भी चलेगा। नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो ऐसी लोकेशन नहीं चलेगी। या ऐसा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, लेकिन वहां पर लेबर स्किल्ड नहीं है, तो प्रॉब्लम रहेगी। तो इसका मतलब स्किल्ड लेबर का वेटेज ज्यादा हो गया लॉ एंड ऑर्डर से। तो हर एक फैक्टर का अपना अपना वेटेज होता है, हर एक फैक्टर की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है यहां पर कि जो एक टीम बनाई गई, जो एक ग्रुप बनाया गया एक्सपर्ट का, उन्होंने चार फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, और उन चार फैक्टर्स को नाम दे दिया F1, F2, F3, F4। अब वो चार फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, बैंकिंग फाइनेंस फैसिलिटीज भी हो सकता है, वो लेबर भी हो सकता है, वो मार्केट भी हो सकता है, वो कम्युनिटी भी हो सकता है, वो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वो लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है। वो चारों फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनको चार फैक्टर्स को इवेल्युएट करने के लिए कहा गया। उनको कहा गया कि आप इन चार फैक्टर्स को इवेल्युएट करो तीनों लोकेशन पर। और उन एक्सपर्ट्स ने उन चारों फैक्टर को रेटिंग देना स्टार्ट किया। जैसे हम जोमेटो पे खाना डिलीवर करवाते हैं, जोमेटो स्विगी से, तो वो जोमेटो स्विगी का मैसेज आता है कि आपको जो खाना डिलीवर हुआ आप उसको रेटिंग दो। अब रेटिंग होती है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो उन एक्सपर्ट्स को भी है ना, तो हमारे पास पांच एक्सपर्ट थे इस क्वेश्चन में, हमारे पास पांच एक्सपर्ट्स थे। उन पांचों एक्सपर्ट्स को कहा गया कि जो चारों फैक्टर्स है ना हमारे, उन चारों फैक्टर्स को रेट करो, रेटिंग दो। तो उन्होंने रेटिंग दी। यहां पर ये जो नीचे टेबल गिवन है ना, ये रेटिंग की टेबल है। रेटिंग अगर किसी की 1 आई है ना, तो 1 का मतलब वो फैक्टर कम इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी फैक्टर की रेटिंग 5 आई है ना, तो इसका मतलब वो फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा यहां पर समझाऊं, यहां पर भी थोड़ा तुम अंदाजा लगा सकते हो। जैसे देखना, फैक्टर टू की रेटिंग्स देखना। तो फैक्टर टू है ना, सबने 4, 5 की रेटिंग दी है। तो फैक्टर टू को अगर सबने 4, 5 की रेटिंग दी है, तो फैक्टर टू ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जबकि तुम अगर फैक्टर फोर देखोगे ना, तो फैक्टर फोर को है ना सबने 1, 2, 1 की रेटिंग दी है, इस तरह की रेटिंग दी है। इसका मतलब फैक्टर फोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फैक्टर टू इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। क्रॉस डॉकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी बैंकिंग फाइनेंस फैसिलिटी होनी चाहिए। तो यहां पर क्या किया गया है, दोबारा से समझो इस क्वेश्चन को। तो एक ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में अपना लोकेशन एस्टेब्लिश करना चाहती है,
और उस लोकेशन के लिए उसने है ना तीन अलग अलग, यानी अपनी अपनी दुकान के लिए या अपनी शॉप के लिए उसने तीन अलग अलग लोकेशन ढूंढी है, L1 L2 L3। और उस लोकेशन पर चार अलग अलग फैक्टर्स अवेलेबल है। उन चारों फैक्टर्स को रेट करने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई है और उन्होंने रेटिंग्स देना स्टार्ट किया। अब रेटिंग दी उन्होंने स्केल 1 to 5 पर। 1 का मतलब है लीस्ट इंपॉर्टेंट, 5 का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उन्होंने यहां पर रेटिंग्स दे दी। ठीक है, हर एक फैक्टर को उन्होंने रेटिंग दे दी। रेटिंग देने के बाद द एक्सपर्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू रेट ईच ऑफ द लोकेशन। रेटिंग देने के बाद यानी फैक्टर्स को रेटिंग देने के बाद उन एक्सपर्ट्स को कहा गया कि वो लोकेशन को भी रेट करें। तीन लोकेशन है हमारे पास में, तीनों लोकेशंस को भी रेट करें विथ रेस्पेक्ट टू द फैक्टर्स। फैक्टर्स के साथ में, फैक्टर्स यहां पर देखो गिवन है। तो उन्होंने जो हमने टीम बनाई थी ना, एक्सपर्ट्स की टीम बनाई थी, उन एक्सपर्ट्स की टीम ने पहले तो है ना चार फैक्टर्स को यहां पर रेटिंग्स दी, उसके बाद तीनों लोकेशंस को रेटिंग दी, और फाइनली क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम यूजिंग फैक्टर रेटिंग मेथड। अब लोकेशन को जो रेटिंग दी ना, वो ऐसी दी कि अगर किसी लोकेशन को 1 रेटिंग मिली है ना, तो वो लोकेशन लीस्ट बेनिफिशियल है, यानी ज्यादा अच्छी नहीं है। और अगर किसी लोकेशन को 10 रेटिंग दी, तो इसका मतलब सबसे बेनिफिशियल वही लोकेशन है उस फैक्टर के लिए। जैसे मान लो फैक्टर 1, फॉर एग्जाम्पल फैक्टर 1 है बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए सबसे अच्छी लोकेशन है L1 और सबसे खराब लोकेशन है L3। जैसे फैक्टर 2 है लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे अच्छी लोकेशन है L3 और सबसे खराब लोकेशन है L2। ठीक है, तो उन एक्सपर्ट्स ने फैक्टर्स को भी रेटिंग दी, उन एक्सपर्ट्स ने लोकेशन को भी रेटिंग दी, और फाइनली हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ हमारे लिए कौन सी लोकेशन ज्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले, सबसे पहले तो ये बताओ, क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या कि हम क्वेश्चन क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में हमें क्या डेटा यस गिवन है? तुम लोगों को समझ में आ गया यस है? सर, यस सर, यस ठीक है, सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले है ना, हमें ये वाली टेबल चाहिए, फैक्टर वाली टेबल चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब इस फैक्टर टेबल के बेस पर हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे यहां पर। ठीक है, कैलकुलेशन क्या करनी है, देखो चार अलग अलग फैक्टर्स थे, उन चारों अलग अलग फैक्टर्स को एक्सपर्ट थे पांच, E1 E2 E3 E4 E5, उन सब लोगों ने रेटिंग्स दी। जो भी रेटिंग्स दी गई है वो रेटिंग्स यहां पर गिवन है। हमें इन सारे फैक्टर्स का वेट कैलकुलेट करना है। वेट का मतलब वेट, WEIGHT, मैं उस वाले वेट की बात कर रहा हूं। वेट, वेट का मतलब होता है प्रेफरेंस। ठीक है, हमें जैसे देखकर तो पता लग रहा है हमें कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस F2 फैक्टर की है और सबसे कम प्रेफरेंस है ना F4 फैक्टर की है। तो हमें है ना सारी लोकेशंस के लिए आ, इसमें सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। हमें है ना सारी लोकेशंस के लिए वेट कैलकुलेट करना है, सारी लोकेशंस के लिए प्रेफरेंस कैलकुलेट करनी है। अब प्रेफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे या वेट्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको समझना है यहाँ पर। तो वेट्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो रेटिंग्स दी हुई है ना, हम उन रेटिंग का टोटल कर देंगे। सबसे पहले जो रेटिंग्स दी हुई है, हम उन रेटिंग्स का टोटल कर देंगे। जैसे कि F1 फैक्टर को टोटल कितनी रेटिंग मिली है, टोटल कर दो F1 फैक्टर का। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 रेटिंग्स मिली। फैक्टर 2 को कितनी रेटिंग्स मिली है, 23 रेटिंग्स मिली है। फैक्टर 3 को कितनी रेटिंग्स मिली है, 19 रेटिंग्स मिली है।
और फैक्टर 4 को कितनी रेटिंग्स मिली है? 7 रेटिंग्स मिली है। रेटिंग्स का टोटल कितना आ रहा है? रेटिंग्स का टोटल, यानी टोटल कितनी रेटिंग्स मिली है इनको, सारी लोकेशंस को मिलाकर, सारे फैक्टर्स को मिलाकर। 67। टोटल रेटिंग आई है 67, हमारी टोटल रेटिंग आई है 67। ठीक है। अब देखो पता तो लग ही रहा है, सबसे ज्यादा रेटिंग देखो F2 की आई है, सबसे कम रेटिंग F4 की आई है, और बीच में जो सेकंड नंबर है वो F3 का है, और थर्ड नंबर है वो F1 का है। तो अलग अलग को अलग अलग रेटिंग्स दी गई। अब हम इन रेटिंग्स को वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जब हम यहाँ पर रेटिंग्स को वेट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो वेट में कन्वर्ट करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फैक्टर वन का फेवरेबल हो जाएगा 18, और टोटल रेटिंग आ रही है 67। तो 18/67 करेंगे हम इसको। तो 18/67 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.268। ये हो जाएगा 0.268। 0.27 कर दें इसको, है ना, 268 को 27 कर देते हैं। नेक्स्ट है 23/67। 23/67 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.34। फिर है 19/67, तो ये करेंगे तो ये आ जाएगा 0.28। और 7/67 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.10। अच्छा, अब एक बात देखो, ये वेट है ना एक तरह से परसेंटेज है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना परसेंटेज में भी लिखी जाती है। तो वेट जो हो गया वो एक तरह का परसेंटेज हो गया। जैसे 34% वेटेज इसका है, 34% वेटेज इसका है, 28% इसका है, 27% इसका है, और 10% वेटेज इसका है। तो वेट हमारा क्या हो गया? परसेंटेज की तरह भी लिख सकते हो तुम, प्रोबेबिलिटी की तरह हमने लिखा है, लेकिन तुम इसको परसेंटेज की तरह भी लिख सकते हो। ठीक है। तो हमने सारे फैक्टर्स का वेट कैलकुलेट कर लिया कि हर एक फैक्टर का कितना कितना वेटेज है। F2 का वेटेज 34% है, और F4 का वेटेज 10% है। हाईएस्ट F2 का है, और सबसे कम जो वेटेज है ना वो F4 का है। एक बार ये टेबल कंप्लीट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टेबल के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। डन सर। हो गया सबका कंप्लीट? यस यस सर। सर। ठीक है। अब जो सेकंड है ना, लोकेशंस को रेटिंग दी गई है ना, अब हमें उस टेबल की रिक्वायरमेंट है। तो लोकेशन वाली टेबल में यहां पर एक बार पेस्ट कर देता हूं। अब देखो ये सॉल्व कैसे करेंगे। देखो हमारे पास 4 लोकेशंस है, सॉरी 4 फैक्टर्स है, लोकेशन तो 3 ही है हमारे पास में। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो टेबल कैसी बनेगी मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले आ जाएगा F1, F2, F3, F4, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट कॉलम हो गया हमारा फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है हमारे पास में, F1, F2, F3, F4। फिर आ गई हमारी फर्स्ट लोकेशन। फर्स्ट लोकेशन की जो रेटिंग्स है ना, फर्स्ट लोकेशन की रेटिंग्स है 10, 7,
7, 6। ये हमारी फर्स्ट लोकेशन की रेटिंग है। अच्छा, अगर मीटिंग एंड हो जाए ना, तो एक बार इस मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन कर लेना, सेम लिंक रहेगा तो दोबारा से ज्वाइन कर लेना। और हमने जो लोकेशन फैक्टर्स है ना, इन फैक्टर्स का वेट भी कैलकुलेट किया है। हमने इन फैक्टर्स का F1, F2, F3, F4 का हमने वेट भी कैलकुलेट किया है। वेट हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, देखो ये रहा, 27, 34, 28 और 10। तो वेट मैं यहां पे लिख दूंगा 27, 34, 28 और 10। मैंने वेट यहां पर लिख दिया, 27, 34, 28 और 10। अच्छा, वेट। तो देखो, मैं यहाँ पे ये समझा रहा था कि फैक्टर्स के हिसाब से लोकेशन को जो रेटिंग मिली, मैंने वो लोकेशन वाली रेटिंग यहाँ पर लिख ली। और हर एक फैक्टर का जो भी वेटेज है ना, मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मेरे को कुछ भी नहीं करना है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं। फैक्टर रेटिंग मेथड को मैंने बोला था, इसको है ना वेटेड एवरेज मेथड भी बोलते हैं। और अगर तुमने वेटेड एवरेज पढ़ा है, तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। इस क्वेश्चन में एक्स की जगह दिया हुआ है रेटिंग, तो इस क्वेश्चन में लगेगा आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। अब एक बात देखो, वेट ये है अपना, वेट का टोटल हमेशा वन आने वाला है, क्योंकि तुमने वेट है ना प्रोबेबिलिटी पर बेस लिया है। वेट जो तुमने लिया है वो प्रोबेबिलिटी पर बेस लिया है, तो वेट का टोटल हमेशा वन आने वाला है। तो अगर वेट का टोटल वन आने ही वाला है, तो ये सिग्मा डब्ल्यू का रेफरेंस तो खत्म हो गया ना। तो इसका मतलब फिर हमें सिग्मा डब्ल्यू चाहिए नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो वन आने वाला है। तो हमें सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करनी है यहाँ पर, और वो कैलकुलेट करनी है एक्स डब्ल्यू, सिग्मा एक्स डब्ल्यू। तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोकेशन वन की रेटिंग्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करते। हम लोकेशन वन की रेटिंग को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम लोकेशन वन की रेटिंग को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा 2.7, नेक्स्ट वाला हो जाएगा 0.34 इंटू 7, 2.38। नेक्स्ट वाला हो जाएगा 7 इंटू 0.28, 1.96। और लास्ट वाला हो जाएगा 0.6। लास्ट वाला हो जाएगा 0.6, 0.6। हमें बस इसका टोटल चाहिए 7.64। 7.64। 7.64। अच्छा, ये हमने लोकेशन वन के लिए कैलकुलेशन कर ली। सेम इसी तरह की कैलकुलेशन होगी, लेकिन अब की बार होगी लोकेशन टू के लिए। ठीक है, तो लोकेशन टू के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोकेशन टू की रेटिंग्स लिख लेंगे हम। लोकेशन टू की रेटिंग्स है 9, 3, 5, 8। और सेम लोकेशन टू की रेटिंग्स को भी हम वेट से, उसकी प्रेफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोकेशन टू की रेटिंग्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 0.27, 9 इंटू 0.27, ये हो जाएगा 2.43। 3 इंटू 0.34, ये हो जाएगा 1.02। फिर है 5 इंटू 0.28, ये हो जाएगा 1.4। और लास्ट हो जाएगा 0.80। इसका भी हम टोटल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5.65। 5.65, इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट हमारे पास जो लोकेशन है L3, उसके साथ भी हम ऐसा ही कर लेंगे। टेबल बनेगी यहां पर, तुम बीच में लाइंस वगैरह ड्रॉ करोगे। ठीक है, मैंने अभी ड्रॉ नहीं किया, लेकिन तुम्हें ड्रॉ करनी है। तो 7, 10, 10, 5। और हम लोकेशन थ्री की रेटिंग्स को भी
फैक्टर के वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, फैक्टर के वेट से हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे फैक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा फैक्टर है जो कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको अलग अलग ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला हो जाएगा 1.89, दूसरा हो जाएगा 3.4, नेक्स्ट हो जाएगा 2.8 और लास्ट हो जाएगा 0.5। टोटल कितना हो गया इसका? 8.59। 8.59, ये हमारा इसका टोटल हो गया। तो देखो हमने तीनों लोकेशंस के लिए कैलकुलेट कर लिया। लोकेशन 1 के लिए ये आ गया, लोकेशन 2 के लिए ये आ गया, लोकेशन 3 के लिए ये आ गया। तो तीनों लोकेशन में से किसका स्कोर ज्यादा आ रहा है? थर्ड लोकेशन का। ठीक है। यस सर। तो फाइनली जब हम कंक्लूजन लिखें, है ना, थर्ड लोकेशन का सबसे ज्यादा आ रहा है। तो फाइनली जब हम कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन ऐसे लिखेंगे, वेटेड स्कोर, वेटेड स्कोर फॉर लोकेशन 3, फॉर लोकेशन 3 को L3 बोलेंगे, इज हाईएस्ट, और विच इज 8.59। वेटेड स्कोर फॉर L3 इज हाईएस्ट, thus location 3 will be selected using factor rating method। हम लोकेशन 3 को सेलेक्ट कर लें। क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में तो पूछ लो। नो सर। नहीं है? नो सर। ऐसा क्वेश्चन एक और ट्राई करोगे? देखो अब ऐसा क्वेश्चन मॉड्यूल में तो है नहीं, तो मॉड्यूल में तो एक ही क्वेश्चन है, तो मॉड्यूल में तो है नहीं, लेकिन मैंने रिसेंटली कुछ स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन करवाया था। मॉड्यूल में तो ऐसा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बार एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, तुम लोग वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। वो क्वेश्चन आसान है वैसे तो, वो क्वेश्चन तुम एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रैंडम क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार मैं तुम्हें, फिर तुम है ना खुद अपने हिसाब से एक बार सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को। तुम स्क्रीनशॉट ले लेना या मैं ग्रुप में भेज दूंगा तुम्हें, सॉल्यूशन क्वेश्चन ग्रुप में भेज दूंगा, तुम एक बार सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री के पास चार अलग अलग लोकेशन है, एक फैक्ट्री के पास चार अलग अलग लोकेशन है सेलेक्ट करने के लिए, और उसने क्या किया है, 5 एक्सपर्ट्स को हायर किया है, और उन पांचों एक्सपर्ट्स को कहा गया है कि वो चारों फैक्टर्स, चार फैक्टर्स को रेटिंग दे। फैक्टर है F1, F2, F3, F4। तो उन एक्सपर्ट्स ने रेटिंग दी। रेटिंग जो दी गई है ना, फैक्टर्स को जो रेटिंग दी गई है वो 1 से 5 के बीच में दी गई। 1 इज वर्स्ट, 5 इज बेस्ट। 1 इज फॉर वर्स्ट एंड 5 इज फॉर बेस्ट। ठीक है। उन एक्सपर्ट्स को बाद में कहा गया कि वो लोकेशन को भी रेट कर। तो मैंने देखो यहां पर लिखा गया है, ये जो रेटिंग्स दी गई है ये फैक्टर्स के लिए दी गई है, फिर लोकेशन की भी रेटिंग्स दी गई। उन एक्सपर्ट्स को कहा गया कि बाद में कि वो लोकेशन को भी रेट करें, तो उन्होंने यहां पर लोकेशन को भी रेट किया, और हर एक लोकेशन को उन्होंने रेटिंग दी। वही इस बार रेटिंग 1 से 5 के बीच में ही दी है। जैसे हमारे जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें 1 से 10 था, इस बार हम 1 से 5 ही ले रहे हैं। तो 1 का मतलब
खराब लोकेशन, सबसे खराब लोकेशन, और 5 का मतलब सबसे अच्छी लोकेशन। और उन्होंने यहाँ पर इस तरह से लोकेशंस को भी रेट कर दिया। अब तुम्हें फाइंड आउट करना है कि इन सब में से कौन सी लोकेशन बेस्ट है यूजिंग फैक्टर रेटिंग मेथड। तुम्हें पता लगाना है इन सब में से कौन सी लोकेशन बेस्ट है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस ये ना सर। बस वैसा ही क्वेश्चन है कि वहां पर 3 की जगह यहाँ पर 4 लोकेशन हो गई। वहां पर हमारे पास में 3 लोकेशंस थी, यहाँ पर हमारे पास में 4 लोकेशंस हो गई। ठीक है, तो तुम इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। और मैं वैसे क्वेश्चन है ना ग्रुप में भी भेज देता हूँ, तो तुम इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम इस क्वेश्चन को कल एक बार डिस्कस कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन है ना, वैसे तो है ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है L1 का स्कोर आ रहा है 2.52, L2 का आ रहा है, L3 का आ रहा है, L4 का 4.43 आ रहा है, बेस्ट लोकेशन L4 हो जाएगी। ठीक है, तो तुम ये मैंने आंसर भी यहाँ पर लिख रखे हैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए कि अगर तुम्हें आंसर चेक करना हो तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लेना। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम नेक्स्ट वाली क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए फिर इतना ही काफी है। एक बार मैं थोड़ा सा कल सर से बात करके थोड़ा सा ऑफलाइन वगैरह की क्लास के बारे में बात कर लूँ। ठीक है, चलो ध्यान रखना तुम लोग अपना। यस सर। थैंक यू सर। यस थैंक यू, सर। बाय बाय बाय।